हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने नए वीडियो लेक्चर को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। और आज का हमारा टॉपिक वही पुराना टॉपिक है, डाइवर्जेंस का। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डाइवर्जेंस की फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन और मीनिंग को बहुत डीपली समझाने की कोशिश की थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो डीपली समझा भी होगा। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में मैंने कुछ लिखा हुआ है पहले से ही वेक्टर के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मान लिया कोई एक वेक्टर है, हमारे पास f वेक्टर है, वो f1i, f2j, f3k का सम है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की डेफिनेशन की। डेफिनेशन या कहिए कि मैथमेटिकल इसका जो रिलेशन है, मैंने कल आपको बताया था डेल डॉट f कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। इसको आप लोग डाइवर्जेंस ऑफ f भी कह सकते हैं। जब आप डेल डॉट f करेंगे तो डेल आपको पहले से पता है, करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के का सम है, और f हम लोग मान चुके हैं, f1i, f2j, f3k का सम। जब इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट k बिकम्स 1, सो वी गेट ओनली करली f1 बाय करली x प्लस करली f2 बाय करली y प्लस करली f3 बाय करली z, विच इज़ ए प्योरली स्केलर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर f का डाइवर्जेंस ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने शायद फिज़िक्स में भी पढ़ी होगी, ये कहा जाता है कि अगर किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो हो तो वो सोलेनॉइडल कहलाता है। तो मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो हो तो वो सोलेनॉइडल नहीं कहलाता है, जब तक कि वो वेक्टर फ्लूइड से रिलेटेड ना हो या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट ना करता हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, कोई फ्लो है किसी फ्लूइड का, और उसकी वेलोसिटी का वेक्टर v है, और अगर उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो आ गया तो वो सोलेनॉइडल कहलाएगा, अदरवाइज सोलेनॉइडल नहीं कहलाएगा। और ये मैंने आपको कल समझाया भी था अपने वीडियो लेक्चर में कि डाइवर्जेंस अगर ज़ीरो है तो फ्लो जैसा अंदर एंटर करता है किसी वॉल्यूम में, किसी पाइप में, उतना ही बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है ये जो फ्लूइड है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया इसके वॉल्यूम में। तो सोलेनॉइडल वर्ड का दूसरा मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल, मतलब फ्लूइड कहीं भी कंप्रेस नहीं हुआ। उसको कंप्रेस जब आप करते हो तो फ्लूइड का फ्लो में चेंज आता है। इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेलोसिटी वेक्टर इफ़ ज़ीरो देन द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, और यू कैन से सोलेनॉइडल। ये तो एक अलग से केस हुआ। आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइवर्जेंस में क्या क्या है। एक तो मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं, कैपिटल F और कैपिटल G। मैंने कैपिटल F यूज़ कर लिया, आप लोग स्मॉल f स्मॉल g भी यूज़ कर सकते हैं। बुक्स में स्मॉल f स्मॉल g ही दे रखा है। अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं डेल डॉट f प्लस g का, तो ये अलग अलग दोनों के डाइवर्जेंस के सम के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, दूसरा जो ये पॉइंट है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई f, वेयर फाई इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और f इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इज़ इक्वल टू डेल फाई, मतलब ग्रेड फाई डॉट f प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ f। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, प्रॉपर्टी भी है। अभी हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कांस्टेंट वेक्टर इज़ ज़ीरो। अब देखिए, इसका प्रूफ मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, वो मैं यही समझा देता हूँ। अगर मान लें एक कांस्टेंट वेक्टर है कैपिटल F, f1i, f2j, f3k। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि f1, f2, f3 ये x, y, z के फंक्शन नहीं होंगे, ये सिर्फ कोई कांस्टेंट होंगे। और जब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, करली बाय करली x ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी ज़ीरो, दिस बिकम ज़ीरो, दिस बिकम ज़ीरो। इसका मतलब है
हर कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होगा ही होगा। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा वेक्टर भी है जो कांस्टेंट ना हो और फिर भी उसका डाइवर्जेंस 0 हो? बिल्कुल बिल्कुल है। हम एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं, लेट अस से ए बी ए वेक्टर विच इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस 2z के। ज़रा इसका डाइवर्जेंस निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो जब आप करेंगे करली बाय करली एक्स ऑफ f1 तो क्या आएगा 1, करली बाय करली y ऑफ f2 क्या आएगा 1, और माइनस का ट्वाइस ऑफ करली बाय करली z ऑफ f3 1, क्या आया 0। तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस हमेशा 0 आएगा, ये बात तो सही है। लेकिन अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आए तो ज़रूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब है वाइस वर्सा इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताया गया। आइए हम वापस लौटते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। हम कैसे प्रूफ करेंगे डेल डॉट फाई एफ, डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई डेल डॉट एफ के इक्वल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को। हम लोग इसमें सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। मान लिया f कोई वेक्टर है, अब स्मॉल ले रखा है इसमें तो हम भी स्मॉल मानते हैं, f1i f2j f3k, और फाई एक क्वांटिटी है स्केलर। तो अगर हम फाई f की बात करें तो फाई भी इसके साथ ऐसे एसोसिएट हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डेल डॉट फाई f की, इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के डॉट ऑफ फाई f1 आई फाई f2 जे फाई f3 के। क्या ये और ये आपको इससे रिजेंबलेंस देते हैं कि नहीं देते? ये क्या हो गया f1, ये क्या हो गया कैपिटल F2, ये क्या हो गया कैपिटल F3। जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है करली बाय करली एक्स ऑफ फाई f1 करली बाय करली वाई ऑफ फाई f2 करली बाय करली z ऑफ फाई f3। और यहाँ फाई और f1 ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। फाई और f2 बोथ आर स्केलर्स, फाई और f3 बोथ आर स्केलर्स। यहाँ लगेगा u इंटू वी वाला फार्मूला, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। करली फाई बाय करली x f1 रिमेन सेम प्लस फाई रिमेन सेम करली f1 बाय करली x। ऐसे ही y में भी करली फाई बाय करली y f2 एज इट इज़, फिर फाई एज इट इज़ और करली f2 बाय करली y। फिर बात करते हैं आगे z की। जैसा x के साथ हुआ वैसा ही z के साथ भी होगा कि करली फाई बाय करली z और f3 इसके साथ एसोसिएट रहेगा, और अब की बार फाई ऐसे का ऐसा ही करली f3 बाय करली z। अब क्या होने वाला है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फाई फाई और फाई वाली टर्म्स में से फाई कॉमन लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से फाई कॉमन लूँगा तो देखिए आप क्या बचने वाला है। जैसे ही मैंने फाई कॉमन लिया क्या बचा, करली f1 बाय करली x, करली f2 बाय करली y, करली f3 बाय करली z। ये तीनों टर्म्स तो यहाँ जस्टिफाई हो गई। ओके, अब इन टर्म्स को जो कि करली फाई बाय करली x f1, करली फाई बाय करली y f2, करली फाई बाय करली z f3 का कॉम्बिनेशन है। क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं या नहीं? करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई
जे करली फाई बाय करली जेड के डॉट F1i F2j F3k प्लस, क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यही क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ क्या है, ये फाई है, ये आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा सेम टू सेम इसी के ऊपर बेस्ड डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब डेल डॉट एफ। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये मालूम ही है कि ये क्या है, दिस इज ग्रेड फाई डॉट दिस इज एफ वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एंड दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ तक मुझे लगता है बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें आपको मुश्किल नहीं आई होगी। ये दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको कम में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एक दो ऐसे न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और इसके बेसिक्स को समझने में भी आपकी मदद करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना एक प्रॉब्लम को नोट डाउन किया हुआ है कि r अगर हमारे पास कोई वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के और स्मॉल r उसका मॉडुलस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको चार पार्ट प्रूफ करने हैं। पहला, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इज़ 3, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r वेक्टर n प्लस 3 r टू द पावर n, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर ओवर r क्यूब इज़ 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ r यूनिट वेक्टर इज़ 2 बाय r। तो जो इसका पार्ट फर्स्ट है वो शायद बहुत सिंपल है, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट, डाइवर्जेंस ऑफ r का मतलब है डेल डॉट r और डेल का मतलब आपको पता है करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के डॉट एक्स आई वाई जे जेड के, ये कैप है। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ही हमें वन आंसर देंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो इट गिव्स अस करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स, करली बाय करली वाई ऑफ वाई एंड करली बाय करली जेड ऑफ जेड। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ स्मॉल जेड ऐसे बना दिया, यहाँ ऐसे बना दिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने एक ही कोई भी सिंबल कंटिन्यू करना है। करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स 1, करली बाय करली वाई ऑफ वाई 1, करली बाय करली जेड ऑफ जेड 1, द सम ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 इज़ 3। बहुत सिंपल था ये। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है ये बेस है डाइवर्जेंस के आर्टिकल का, क्योंकि ये एज ए थ्योरम एज ए फॉर्मूला आपको कई क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस ऑफ मीन डेल डॉट r टू द पावर n r वेक्टर। अब ये फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था फाई f वाला, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये ट्रीट होगा एज ए फाई और ये ट्रीट होगा एज ए f। तो वहाँ क्या था, डेल फाई डेल r टू द पावर n डॉट f प्लस फाई एज इट इज़ r टू द पावर n एज इट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ f मीनिंग r। अब हम क्या करने वाले हैं, डेल r टू द पावर n, ये शायद आपको याद होगा ग्रेडियंट में हमने सबसे पहले यही एक एग्जांपल सॉल्व किया था। डेल r टू द पावर n की वैल्यू होती है n r टू द पावर n माइनस 2 एंड r वेक्टर प्लस r टू द पावर n और डेल डॉट r की वैल्यू 3। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। यहाँ जहाँ मैंने f लिखा है यहाँ पर r आना था और यहाँ पे भी डॉट r आना है, ठीक है।
अब आप देखिए n r⁻n-2 r डॉट r किसके बराबर होगा, r डॉट r स्क्वायर के बराबर होगा और ये है 3r⁻n। मैं एक बार यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने यहाँ लगाए। यहाँ तो हमने लगाया डाइवर्जेंस ऑफ फाई f वेक्टर का फॉर्मूला कि ग्रेड फाई डॉट f प्लस फाई एज इट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ f। यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ग्रेडियंट ऑफ r⁻n। वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू n r⁻n-2 एंड r वेक्टर। अब यहाँ r डॉट r वेक्टर है तो r डॉट r वेक्टर में क्या लगा, r इंटू cos 0 की वैल्यू 1, सो इट बिकम्स r स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं r⁻n से r⁻n-2 से r⁻+2 कैंसिल हो गई, n r⁻n प्लस 3 r⁻n में से हमने r⁻n कॉमन लिया, क्या बचा n+3, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। ओके, तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो प्रीवियस ग्रेडियंट में से हम लोगों ने यूज़ करे। थर्ड पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर ओवर r क्यूब। डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं डेल डॉट r जो अपॉन में है r क्यूब, इसको ऊपर ले गए r⁻³ r वेक्टर। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, क्या ये r⁻³ r वेक्टर का डाइवर्जेंस इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -3 रखने से नहीं आ जाएगा, आएगा। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n एज -3 in the above relation. So what we get, r⁻³ -3 प्लस 3, आंसर आया 0। ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया। बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ r यूनिट वेक्टर। अब इसको आप लिख सकते हो डेल डॉट r यूनिट वेक्टर। इसको लिखा जा सकता है डेल डॉट r वेक्टर ओवर r, क्योंकि यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है r⁻⁻1 r वेक्टर, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए। अब इसका कंपैरिजन हम फिर इस वाले फॉर्मूले में अगर रखने के लिए करें तो n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, -1, तो रख देते हैं इस रिलेशन में r⁻1 -1 प्लस 3 -1 2 और r⁻1 बिकम्स 1 ओवर r, आंसर। देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने भी पढ़ा और मुझे ऐसा लगता है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने आगे 2 क्वेश्चन भी कर लिए। अब इस न्यूमेरिकल के बाद एक और न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे आज के लेक्चर की। r इज़ ए वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk एंड a इज़ ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। देन शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a और डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस r बोथ आर इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सो लेट अस से दैट a अगर एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो अभी अब जैसे हमने पहले भी मान चुके थे, a एक कांस्टेंट वेक्टर है तो हम इसको मान लेते हैं a1i a2j और a3k। ये मानने के बाद अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू ये आ गई, r की वैल्यू क्या है, xi yj प्लस zk। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a कैसे 0 के इक्वल आएगा। उससे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा r क्रॉस a को। जब हम r क्रॉस a की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला, ये मेथड बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करने का।
आर क्या है, एक्स वाई जेड, आई जे के कंपोनेंट हमने यहाँ लिख दिए, और ए के कंपोनेंट हैं A1 A2 एंड A3। एंड व्हेन वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट देन वी गेट आई के साथ क्या आएगा, YA3 माइनस ZA2 प्लस जे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, वो आएगा ZA1 माइनस XA3 प्लस के XA2 माइनस YA1। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद बस लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है डाइवर्जेंस ऑफ R क्रॉस A। बहुत ध्यान से समझना, करली बाय करली x ऑफ I प्लस करली बाय करली y ऑफ j प्लस करली बाय करली z ऑफ k डॉट विद दिस वेक्टर। दिस वेक्टर मीन्स YA3 ZA2 I प्लस ZA1 XA3 J प्लस XA2 माइनस YA1 K। लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं हम लोग। जब इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होगी तो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K ही आंसर देंगे। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ आपको मिलने वाला है करली बाय करली x ऑफ दिस। क्या इसमें x है? नहीं है, तो आंसर 0। करली बाय करली y ऑफ दिस, क्या इसमें y है? नहीं है, आंसर 0। करली बाय करली z ऑफ दिस, क्या इसमें z है? नहीं है, आंसर 0। आंसर 0, तीनों का सम भी 0, हैंस प्रूव्ड। रही बात A क्रॉस R की, तो A क्रॉस R में और R क्रॉस A में सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है। अल्टीमेटली फिर भी 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलके 0 आंसर देगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये दोनों एग्जांपल्स दो नहीं हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और एक एग्ज़ाम्पल मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वो था कांस्टेंट वेक्टर का 7, और एक वाइस वर्सा 8, और एक थ्योरम। लगभग नो प्रॉपर्टीज़, नो आइडेंटिटीज़, नो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस अपने छोटे से वीडियो लेक्चर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग इतने ही क्वेश्चन आप भी अपनी बुक्स से, मटेरियल से, जो भी आपके पास PDFs वगैरह हैं इंटरनेट में अवेलेबल हैं, वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे ना सॉल्व हों, आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट क्रिएट होता है माइंड में, क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।